बंधुओं, आज हम बात करते हैं वर्तमान समय में राजनीतिक दशा और दिशा की। आज सुबह की एक घटना है कि जैसे अभी एक आध दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीदना चाहती है और 25 करोड़ रुपए एक विधायक को ऑफर कर रही है, और इसी बात को लेकर उनको नोटिस सर्व किया गया। तो सुबह काफी इसी पे गहमा गहमी का माहौल था। वास्तव में अगर कहा जाए तो अब भारतवर्ष में ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे प्रोपेगेंडा और विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पे है। धीरे धीरे ये दोनों तरह की राजनीति, और अगर हम विश्व इतिहास में देखें तो ये दोनों प्रकार की राजनीति देश की अखंडता के लिए, समृद्धि के लिए, और अगर हम इवन लोकतंत्र की बात करें, इसके लिए हमेशा से एक खतरा रहा है। प्रोपेगेंडा हो या विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स हो, ये सदैव ही इसका जो यूज तो कभी हुआ नहीं, इसका यूज हो भी नहीं सकता है, ये तो नेगेटिव चीजें हैं, और हमेशा इसको मिसयूज किया गया है लोगों को वर्गलाने में। अगर हम विश्व इतिहास की बात करें तो चाहे वो लेनिन हो, स्टालिन हो, चीन में माओ हो, उधर फिदेल कास्ट्रो हो, या मुसोलिनी की बात करें, हिटलर की बात करें, तो इन सभी जो डिक्टेटर्स थे, चाहे वो किसी भी नाम पे हो, चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम पे डिक्टेटर बने हो, या साम्यवाद के नाम पे डिक्टेटर बने हो, या समाजवाद के नाम पे डिक्टेटर बने हो, उनका जो सबसे प्रमुख अस्त्र था वो था विक्टिम कार्ड और प्रोपेगेंडा। भारतवर्ष में ये तो नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल जी इसके जनक हैं, लेकिन ये है कि वो इस तरह की राजनीति के चैंपियन जरूर हैं। भारतवर्ष में ये दोनों, चाहे प्रोपेगेंडा हो या विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स हो, यहां पे एक दूसरे रूप में देखने को मिली। जो जातिगत राजनीति या जो क्षेत्रीय राजनीति है, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, ये जो इन आधारों पे जो राजनीति की जाती है, वो बेसिकली उन राजनीति करने वालों ने प्रोपेगेंडा और विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स का भरपूर उपयोग किया। अगर हम शुरू से ही देखें, काशीराम हो, चाहे मुलायम सिंह हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर सिंह हो, या इधर ममता बनर्जी के पहले जो कम्युनिस्ट सरकार थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य, और या हम बात करें कर्नाटक, तमिलनाडु की, जिसमें आप देखेंगे जो जयललिता रही, या करुणानिधि रहे, या उसके पहले एमजीआर रहे, ये सभी ने कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा और विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स। विक्टिम कार्ड ये कि इन्होंने हमको सताया है, उन्होंने हमको सताया है, जबकि वास्तविकता क्या है? जिन्होंने सताया वो भी नहीं है, जो सताए गए वो भी नहीं है। अब क्या हो रहा है? अब उसके नाम पे या तो लाभ लिया जा रहा है, और नहीं तो जो इनोसेंट है, जो मासूम है, जिन्होंने कब कुछ भी नहीं किया, उन पे अत्याचार किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिवर्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो कि बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता है। इस तरह की राजनीति की एक सीमा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो सरकार है वो वही एक इस तरह की सकारात्मक राजनीति के लिए जिम्मेदार है या उसी का उत्तरदायित्व है, नहीं। पक्ष और विपक्ष, अब विपक्ष में भी वही खड़ा हो पाएगा जो सकारात्मक राजनीति करेगा। दिशा जो दिख रही है, वास्तव में कई बार एक विक्टिम कार्ड ये भी है कि जो नेता भाजपा में आ जाता है वो धुल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो आया है वो कल के लिए सुरक्षित हो गया है, ये नहीं कहा जा सकता। वो आज के लिए सुरक्षित हो गया है। कारण क्या है? कारण है, जैसे एक दिन और मैं बात कर रहा था, हमारा और आपका व्यसन। हम पहले अपना, एक कहते हैं ना कि अपना इंटरेस्ट, अपनी चॉइस हम पहले चूज कर लेते हैं और फिर ओपिनियन बनाते हैं।
हमने निश्चित कर लिया कि भाई हम तो ये भाई अगर हम देखें तो लालू पर कितने केसेस हैं, सिद्ध हो चुका है कि उसने चारा घोटाला किया और बहुत सारे और इस तरह के कांड किए, लेकिन फिर भी क्या उसको सपोर्ट कम हुआ है? कहीं से कम नहीं हुआ है। मुलायम सिंह ने अयोध्या में गोली चलवाई, सबको पता है किस तरह का शासन था, गुंडे मवाली किस तरह से फल फूल रहे थे मुलायम सिंह के शासनकाल में, सबको पता है। लेकिन सपोर्टर अभी भी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम पहले हमने निश्चित कर लिया भाई हम तो लालू का ही समर्थन करेंगे, और उसके बाद उन जो टीवी चैनल्स हैं उनको प्रीफर करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, और ये हम कहते हैं कि भाई ये पत्रकार है, ये निष्पक्ष है। वो निष्पक्ष नहीं है, वो चूंकि आपके मन की बात कर रहा है, आप जो सोचते हैं आपकी विचारधारा के साथ उसकी विचारधारा मैच कर रही है, इसलिए आप ये कहते हैं कि ये नेता बहुत अच्छा है, ये सच्चा है, वो झूठा है। ये हम बाद में निश्चित कर लेते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार। जैसे कई बार होता है घरों में, भाई हम अपनी बात सामने वाले के मुंह से कहलवाना चाहते हैं। आज अगर हमको खाना है पराठा, तो हम एक माहौल बनाते हैं घर में कि सामने वाला ही कहते कि आज पराठा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम अपने मन की बात सामने वाले के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो कहने का ये है कि अभी जो चल रहा है कि अब आप प्रोपेगेंडा फैला के राजनीति नहीं कर सकते, लोगों को बरगला नहीं सकते, लोगों को झुठला नहीं सकते। और अगर भाजपा में आए हुए लोग दूध अगर भूल जाते हैं तो भाई जो आया उसकी राजनीति कहां गई? नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश में आए, कहां गए? वो बात हो रही थी महबूबा की, वो महबूबा कहां गई? महबूबा की राजनीति कहां गई कश्मीर में? वास्तविकता यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा के साथ कोalition गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किया होता तो धारा 370 हट नहीं पाती। तो वो सारी कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक थी। अगर हम वर्तमान में बात करें कि भाई क्या भाजपा में जो लोग दागी हैं क्या वो बचे रहेंगे? नहीं, अभी बचे हुए हैं, आगे भी बचे रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि सफाई तो होनी ही होनी है, लेकिन एक बार पहले ऑप्शंस बंद कर दिए जाए। होता क्या है, अगर हम इधर से दबाव बनाते हैं ये उछल के उधर चले जाते हैं। और चूंकि हम अपने एक व्यसन, हमने जो कहा था कि हमारा एक व्यसन है ओपिनियन फॉर्म करने का, हमको झोला चाहिए, किसी के पीछे पीछे दौड़ने का एक बहाना चाहिए, तो हम उसके पीछे हो लेंगे। कोई भी सरकार सुधार तभी कर पाएगी जब सत्ता में रहे, और सत्ता में रहने के लिए उसको कई बार कुछ ऐसे रास्तों का भी चुनाव करना पड़ता है जो उचित नहीं दिखते हैं प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया वो उचित नहीं दिखते हैं, लेकिन समय अगर हम देखें इन कोर्स ऑफ टाइम वो हमको लगता है कि हाँ वो ठीक था। तो भाजपा इस समय सरकार क्या कर रही है भाई? एलिगेशंस या इस तरह के, जैसे अरविंद केजरीवाल ने 25 करोड़ पे बात की, इस तरह की बातें सुब्रमण्यम स्वामी भी बहुत सारी बातें करते हैं। आज तक किसने उनको नोटिस भेज दिया? किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास साक्ष्य है। कोई नोटिस भेज के तो देखे, सिलाई खुल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी पर गलत आरोप, मिथ्या आरोप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। और जो वर्तमान सरकार है वो क्या कर रही है भाई? जो लोग आप में से जो लोग किसान हैं और कुछ खेती के बारे में जानते हैं, तो गेहूं की फसल जब लगती थी पहले तो उसमें चूहे बहुत लगते थे। तो होता क्या है कि चूहे बिल बनाते हैं और कई जगह अलग अलग जगहों पे एग्जिट पॉइंट्स अपने बना लेते हैं। तो अगर आप एक तरफ से पानी डालते हैं या ये जहर की गोलियां आती हैं जो गैस फॉर्म करती हैं, अपना ये सल्फास होता है, तो अगर उनके जो बिल है अगर उसमें डाल देते हैं तो उसका गैस इधर उधर से निकल जाता है। तो पहले किसान क्या करता है, जितने मुंह उसको दिखते हैं वो एक को छोड़ के बाकी सारे मुंह बंद कर देता है। जब सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं तो जो अंतिम रास्ता बचता है उसमें वो गोलियां डाल देता है। इससे क्या होता है कि कोई भाग नहीं पाता है। वर्तमान सरकार भी यही कर रही है।
कि हम अपने घर की सफाई करें, इससे पहले बाहर के सारे रास्ते बंद कर दें, क्योंकि जब घर की सफाई हो तो कोई भाग के इधर उधर उछल के और प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स और विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स ना कर सके। हां, कहीं ना कहीं इसके लिए कभी कभी रास्ते थोड़ा सा अनुचित लिए जाते हैं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें साध्य और साधन की शुद्धता में चुनाव करना पड़ता है कि क्या हमें शुद्ध साध्य के लिए अशुद्ध साध्य का सहारा, साधन का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इसके बारे में अगर हम अपने धर्म शास्त्रों की बात करें तो महाभारत काल में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बात करते हैं भगवत गीता में। देखिए, अब इसको हम धार्मिक, अगर आप, हो सकता है कि आप अथीस्ट हो, नास्तिक हो, ना ईश्वर में भरोसा हो, ना करिए, लेकिन एक तर्क के रूप में इसको अगर हम लें तो चीजों को समझने में काफी सहजता होगी। ये बात उस समय की है जब पितामह बाणों के सैया पर चले गए थे और सबसे बड़ी बाधा जो थे वो द्रोणाचार्य जी थे। अब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई अब इनके लिए तो कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, और एक दिन निश्चित हुआ कि भाई अब वो अश्वत्थामा के मरने का हम लोग अफवाह फैलाएंगे। तो वास्तव में ये भी एक प्रोपेगेंडा ही था, लेकिन चूंकि तार्किक और एक शुद्ध साध्य के प्राप्ति के लिए था, अर्जुन ने कहा कि केशव इस ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें मैं भागीदार नहीं बन सकता। तो कृष्ण ने कहा क्यों? तो अर्जुन ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, अनुचित है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा पार्थ ये बताओ कि तुम इस बात को मानते हो कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो? तो अर्जुन ने कहा हां। तो इस बात को भी मानते ही होगे कि द्रोणाचार्य जो है अधर्म के पक्ष में है? अर्जुन ने कहा हां। कृष्ण ने कहा तब ये भी मानते हो कि धर्म की विजय में द्रोणाचार्य सबसे बड़ी बाधा है? तो अर्जुन ने कहा हां। तब कृष्ण ने कहा तो पार्थ ये बताओ कि धर्म का पालन कब से अधर्म होने लगा? क्योंकि धर्म इस समय, धर्म की विजय के लिए आवश्यक है कि द्रोणाचार्य वध हो, और द्रोणाचार्य वध के लिए किया गया कोई भी कार्य अधर्म कैसे हो सकता है जो कि धर्म की विजय में सहायक है? तो अर्जुन ने कहा कि केशव ये तो पूरा तर्क है। तो कृष्ण ने कहा था कि तर्क ही जीवन का आधार है, और जब धर्म तर्क की आधारशिला पर प्रतिष्ठित होता है तभी वो अक्षुण्य बना रहता है, तभी वो अनादि और अनंत बना रहता है। यदि धर्म तर्क की फाउंडेशन नींव पे नहीं आधारित है तो वो क्षणिक होगा। अतः हम वर्तमान में इस तर्क का अगर उपयोग करें तो कहीं न कहीं ये बात तो तय है कि जो साध्य है वो शुद्ध है। कभी कभी साधन अशुद्ध प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि कुछ परिस्थितियों में एक तरह से कहते हैं कि इनएविटेबल, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, या बिना उनके हम अपना जो एक हम कहें अभियान है उसको संपन्न नहीं कर सकते हैं सुचारू रूप से। इसलिए कहीं ना कहीं अब वर्तमान परिस्थितियों में बात करें तो हमें जो हमारा व्यक्तिगत विचार है कि कहीं न कहीं हम सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, और दागी वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो वो बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, आज लग सकता है कि दागी बच गया, लेकिन कल भी बचा रहेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये आज वर्तमान समय के राजनीतिक परिदृश्य में हमारी कुछ एक कहते हैं एनालिसिस कह सकते हैं, या अपना एक बौद्धिक विश्लेषण था। आप भी एक बार चिंतन अवश्य करें, और एक नतीजे पे सबको रहना चाहिए कि भाई जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। जो लोग डिलेमा में रहते हैं, बीच में रहते हैं, वो कहीं न कहीं समाज और राष्ट्र के लिए हितकर नहीं होता है।
आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।